आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, इसके जो सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी जिसमें हम एक करेक्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन करूंगा डिस्कस, और थोड़ी सी नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स चैप्टर आपका पक्का हो जाएगा। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो थ्योरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे, कि क्वेश्चन पहले करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो थ्योरी आ जाएगी। एक कॉमन पैटर्न है ये। इससे फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं आता है। एक फोबिया क्रिएट हो जाता है, एक मन में जो है ये विश्वास पक्का हो जाता है कि सब्जेक्ट हमें नहीं आता। माइंड सेट हो जाता है। तो इस माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसकी पहले थ्योरी पक्की करके कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो चीज में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है हम लोगों को। तो पहले थ्योरी पक्की करो। जैसे मैंने बता दिया था कि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको थ्योरी पढ़ के आनी चाहिए थी। अगली क्लास में फिर पढ़ के आना, फिर यही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो ये पहला क्वेश्चन है एक आपका स्क्रीन पर सामने जो है। हमें एक ये 2 क्लोरो ब्यूटेन कंपाउंड गिवन है। एन ब्यूटेन से ये बना और इसका क्लोरीनेशन किया। रिएक्शन पे हम अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं। तो हम थोड़ी डिटेल इसकी सोच सकते हैं। हमारे पास ब्यूटेन था CH3, CH2, CH2 एंड CH3। एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन नहीं, नॉर्मल ब्यूटेन। ये एन ब्यूटेन को जब हम क्लोरीनेशन करते हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, यूजुअली ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये होता है। तो एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दे दिया इन्होंने, नाम बता दिया उसका कि क्या होता है, कंपाउंड ही लिख दिया। इनफैक्ट यहां पर ये एक क्लोरीन आ जाता है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, जो बना ये कंपाउंड, इसमें ये कार्बन कायरल आ गया है। इस कार्बन को एग्जामिन करो। यहां लिख लेता हूं मैं इसको, स्ट्रक्चर को उठा करके। कार्बन पर एक ग्रुप लगा हुआ है H, एक ग्रुप लगा हुआ है ये CH2, CH3। इस ग्रुप की बात हो रही है। एक फॉरवर्ड लिखूंगा मैं 3D लिखने की वजह से। एक फॉरवर्ड वैलेंसी, एक बैकवर्ड वैलेंसी। बैकवर्ड CH3 लिख दिया और यहां लिख दिया मैंने H। दैट मीन्स ये कायरल कार्बन है। आपको क्लास में डिस्कस किया गया है, जिस मॉलिक्यूल में भी सिंगल कायरल कार्बन होता है वो नेसेसरीली ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और उसके 2 आइसोमर मिलते हैं। 2 आइसोमर में एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लेवो रोटेटरी होता है। तो जब ये मॉलिक्यूल हमने एल्केन लिया, एन ब्यूटेन लिया था, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं था। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल को जब हमने क्लोरीन से रिएक्शन किया तो एक कायरल कार्बन बन गया। जब ये कायरल कार्बन बन गया तो एक कायरल कार्बन के बिहाफ पर 2 आइसोमर बन सकते हैं। एक कायरल कार्बन के बिहाफ पर 2 आइसोमर बनेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। यानी अगर मैंने ये 1 मोल लिया होगा मॉलिक्यूल का, इस बात को समझना, तो यहां 50% यानी हाफ मोल, 0.5 मोल बना है डेक्स्ट्रो रोटेटरी का, डी का। स्मॉल डी लिखा है मैंने, कैपिटल नहीं लिखना है। प्लस हाफ मोल बना है, 0.5 मोल बना है लेवो रोटेटरी मॉलिक्यूल का। दोनों बराबर बराबर मिक्सचर में मौजूद होंगे। ये जो मॉलिक्यूल है डी एंड एल, ये बराबर बराबर मिक्सचर में मौजूद हैं। जब कभी किसी मिक्सचर में
इस बात पर भी ध्यान देना मेरी। डी मॉलिक्यूल प्लस एल मॉलिक्यूल दोनों होते हैं, यानी बराबर बराबर होते हैं, मीन्स 50% होते हैं, तभी तो मैं बराबर बराबर बोल रहा हूं। आधे आधे होने का मतलब क्या है? 50%। दो का मिक्सचर है, एक चीज आधी है, दूसरी बची हुई आधी है, 50-50 हो गई दोनों। तब हम ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं कि ये मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर है। रेसमिक मिक्सचर, डेफिनेशन यहीं से सोचो। रेसमिक मिक्सचर हम किसे कहते हैं? जिस मिक्सचर में 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 50% लेवो रोटेटरी आइसोमर्स होते हैं, उस मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी? जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये क्लास में हमने बात डिस्कस कर ली है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी उनको बोला जाता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉक रोटेट करता है, उसको बोला जाता है लेवो रोटेटरी। अब यह है मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर इज नॉट प्योर कंपाउंड, ये दो आइसोमर्स का मिक्सचर है। दो आइसोमर भी कौन से आइसोमर? डी, 50% डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 50% लेवो रोटेटरी। जब मैं इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करूंगा, प्लेन पोलराइज लाइट यहां आ रही है, जैसे ये इसमें से पास होगी तो 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे, 50% एंटी क्लॉक रोटेट करने की कोशिश करेंगे मॉलिक्यूल। तो नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। दोबारा सुनो बात को। ये प्लेन पोलराइज लाइट यहां से आई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ने कोशिश की क्लॉकवाइज रोटेट करने की, लेवो रोटेटरी ने कोशिश की एंटी क्लॉक रोटेट करने की। दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है क्योंकि 50-50% है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। तो नेट मिला करके ये लाइट सीधी बिना किसी डेविएशन रोटेशन के सीधी निकल जाएगी। ये जो मिक्सचर है कैसा मिक्सचर है? ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपोनेंट हैं, आधे डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, आधे लेवो रोटेटरी हैं, लेकिन दोनों नेट मिला करके रिजल्टेंट दोनों का जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जबकि बना किससे होता है? ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपोनेंट से बना होता है। रेसमिक मिक्सचर हम किसे कहते हैं? एक ऐसा मिक्सचर जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपोनेंट से बना हो, दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन ऑपोजिट हो, लेकिन जिसका रिजल्टेंट 0 हो। तो एक नई बात भी आपको पता चल गई। तो यहां पर क्योंकि ये कायरल कार्बन बना, एक कायरल कार्बन में क्योंकि दो बन सकते हैं, दो बराबर बराबर बनने की पॉसिबिलिटी है, तो रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा। मीजोफॉर्म कहते हैं, ये भी मैं डेफिनेशन आपको बता दूंगा। मीजो एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कायरल कार्बन तो होता है लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। लेकिन यहां तो कायरल कार्बन बना है, तो हम इसको मीजो नहीं कह सकते। सिर्फ डी फॉर्म नहीं बनी है, डी के साथ डी प्लस एल कहा होता तो बात ठीक थी। एल फॉर्म सिर्फ नहीं बनी है। रेसमिक मिक्सचर का क्या मतलब है? डी प्लस एल, 50% डी, 50% एल, आधे डी आधे एल। तो ये है हमारा आंसर। 2 आंसर करना पड़ेगा इसमें, बी आंसर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो भी आप बोलोगे रेसमिक मिक्सचर बोलोगे। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से मेरे से पूछ लो, हैंड रेज करो किसी का डाउट है तो। कोई एक ये क्वेश्चन है, डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन है। अब हमें डायपोल मोमेंट बताने हैं इस मॉलिक्यूल के। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट
हम वैसे तो पोलैरिटी देख करके डायरेक्ट डिसाइड कर देते हैं, लेकिन दो चीजों का प्रोडक्ट है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, चार्ज एंड डिस्टेंस। ये मेरे पास एक ए ग्रुप है, इसके साथ कोई बी लगा हुआ है, बी पर पार्शल नेगेटिव है, ए पर पार्शल पॉजिटिव है। इन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस डी, डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बताया था शुरू में। ये जो डी है डिस्टेंस, ये बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करेगा, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी। ये ई किस बात पर डिपेंड करेगा, यानी चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये चार्ज ज्यादा होगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये चार्ज ज्यादा आएगा हमारा। और फ्लोरीन का एंड कार्बन का बॉन्ड लेकिन छोटा बॉन्ड होता है, चार्ज जरूर ज्यादा है, यहाँ डेल नेगेटिव ज्यादा है, ये डिस्टेंस छोटा है। तो न्यू इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई डी। डी छोटा ई ज्यादा, लेकिन क्लोरीन के लिए, कार्बन एंड क्लोरीन के लिए अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये डी बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई ना, यहां पर डी बढ़ जाता है, लेकिन ई जो होता है यहां कम हो जाता है। ई कम हो गया, डी बढ़ गया। अब हमें एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, जब तक एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं पता है तब तक हम डाइपोल मोमेंट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ती है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये। एनसीईआरटी में ये बड़ा डिटेल से दिया हुआ है। यहां होना तो चाहिए था, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इसके डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन क्लोरीन के डाइपोल मोमेंट, क्लोराइड के डाइपोल मोमेंट, मिथाइल क्लोराइड के डाइपोल मोमेंट ज्यादा निकलते हैं। मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल फ्लोराइड में डाइपोल मोमेंट जो आते हैं वो CH3Cl के डाइपोल मोमेंट थोड़े से ज्यादा आते हैं। तो ऐसे रहेगा CH3F डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा क्लोराइड के CH3Cl। और पूरा ऑर्डर मैंने आपको लिखा रखा है, जरा बताओ कोई, बोलो जल्दी से। फाइनल ऑर्डर हम इसमें लिखेंगे, सबसे ज्यादा क्लोराइड हो गया, ये तो हमने लिखा है CH3Cl, उससे ज्यादा CH3F, ब्रोमाइड हो जाएगा CH3 एंड आयोडाइड। डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर्स हैं ये जो हमने किए ये। तो हमें तो सिर्फ मैक्सिमम बताना है डाइपोल मोमेंट, तो आंसर तो हमारा ठीक है, ये आ ही गया था, कर ही लेते हैं हम इसको। लेकिन हर क्वेश्चन को थोड़ा जब करते हो तो उस पर टाइम लगा दो, आसपास के थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन भी हम कर लें। अगर ऑर्डर पर बेस्ड आ सकता है ये क्वेश्चन, पूरा ही ऑर्डर, तो भी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिविटी। पहले रिएक्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन है, फिर उसकी रिएक्टिविटी देखी जाएगी। टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और लीविंग ग्रुप हेलोजन X, पोलैरिटी डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। X इज लीविंग ग्रुप, आप जानते हो। अच्छा लीविंग ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि हटने के बाद ये X नेगेटिव स्टेबल होता है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव स्टेबल होते हैं, इसलिए अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कहां पर आएगा, न्यूक्लियोफाइल पर लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, इस कार्बन पर आता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा, अगर ये वीक है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटना कब आसान होगा, जब कार्बन पॉजिटिव स्टेबल बनेगा। वीक बॉन्ड कैसे पता चलेगा मुझे, दो तरीके हैं। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, छोटा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है,
कार्बन क्लोरीन बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा है, वीकर है। कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड और बड़ा है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड तो काफी बड़ा है, तो ये वीकेस्ट है। ये प्रॉब्लम अलग है, यहां ऐसी प्रॉब्लम, सब क्लोराइड दिए हैं यहां, तो ये वाली बात नहीं चल पाएगी ना। अगर तीनों डिफरेंट दिए होते, RCl, RBr, RI, RF, तो हम RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा बता देते, आसान हो जाती प्रॉब्लम। लेकिन अब सारे के सारे हैलाइड हैं। जब हेलोजन सब सेम हैं, तब हमें ये चेक करना है कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है, और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के बेस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जब कभी X ये सारे कॉमन दिए हैं, तो हमें क्या सॉल्व करना है? जो कार्बन पॉजिटिव बनेगा उस पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को चेक करना है। एक एक करके मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इसे कैसे सोच सकते हैं। पहले वाला देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन पर यहां Cl डायरेक्ट लगा हुआ है, ये क्लोरीन का लोन पेयर इधर रेजोनेंस करेगा, ये इधर रेजोनेंस किया। विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड में तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, sp2 कार्बन पर लगा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये टूटने वाला नहीं है। ये तो SN रिएक्शन देता ही नहीं आसानी से, बड़ा मुश्किल से देता है, डिस्कार्ड कर देते हैं इसको। मोस्ट रिएक्टिव पूछा है हमसे। दूसरा है C6H5Cl। C6H5Cl क्या है? बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है। सेम घटना यहां पर घट रही है, ये लोन पेयर विल गिव रेजोनेंस, रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पर, तो ये बॉन्ड तो हो गया स्ट्रॉन्ग। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो टूटेगा नहीं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण भी ये नहीं टूटेगा, ये भी रिएक्टिव नहीं है। बात इसकी करते हैं थर्ड की हम। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 इधर लगा हुआ है, उसके साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है, इस डबल बॉन्ड पर ही क्लोरीन लगा हुआ है। इसी कार्बन पर जब मैं क्लोरीन लिखूंगा तो फिर वही कंडीशन है, यहां पर H है, sp2 कार्बन पर ये क्लोरीन लगा है, फिर रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने से इसके बीच में डबल बॉन्ड बिहेवियर आ गया, तो ये तो बॉन्ड बॉन्ड हो गया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया तो अब ये तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से नहीं टूटेगा, सॉरी। अगर आसानी से नहीं टूटेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब SN रिएक्शन ये नहीं देगा। बात बचती है अब इसकी 4 की। 4 को मैं लिख रहा हूं यहां, CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। नाम याद करने के लिए भी कहा था जब आपको कराया था ये सब थ्योरी, और ये भी बोला था कि इसे समझ करके भी sp3 कार्बन पर ध्यान देते हुए इसको करना। अब sp3, यहाँ sp2 कार्बन है, यहाँ sp2 कार्बन है, इस पर sp2 कार्बन है, अब sp3 कार्बन हो गया। कौन सा है ये क्लोराइड? एलाइल क्लोराइड। जब एलाइल क्लोराइड को हम रिएक्शन कराते हैं तो ये Cl आसानी से हटता है। अब रेजोनेंस नहीं होगा ना, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ी है, ये रेजोनेंस नहीं होगा, ये sp2 नहीं है sp3 है, तो कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। ये कार्बन पॉजिटिव जो बना, ये कार्बन पॉजिटिव रेजोनेंस शो कर सकता है। जैसे ही ये रेजोनेंस शो करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, ये बना कार्बन पॉजिटिव। ये कार्बन पॉजिटिव ने रेजोनेंस शो किया, डबल बॉन्ड बराबर वाले कार्बन से रेजोनेंस करके ये हाईली स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से ये क्लोरीन और आसानी से रिमूव हो जाएगा। ये बनता है आंसर हमारा 4। आंसर 4 क्यों बना? क्योंकि ये sp3 कार्बन पर है, sp3 कार्बन के साथ जो क्लोरीन लगा होता है वो वीक बॉन्ड होता है, sp2 कार्बन पर जो क्लोरीन लगा होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये आसानी से टूट जाएगा।
टूटने के बाद जो बनेगा वो रेजोनेंस भी कर लेगा, और एडिशनल बात बढ़िया हो गई है। तो आंसर हमें 4 करना पड़ेगा। कौन सब्स्टिट्यूशन देगा आसानी से? जो क्लोरीन आसानी से टूटेगा। कौन टूटेगा? जो sp3 होगा, जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आंसर हमें 4 कर देना चाहिए फाइनली इसका। ये एक हमें क्वेश्चन गिवन है जिसमें मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये कुछ कंपाउंड गिवन है। ये इसके यूजेस से क्वेश्चन लिया गया है। जो हमारा सिलेबस है उसमें प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज हैं, नेमिंग है, यूजेस हैं। तो ये एक कंपाउंड है एसिटाइल सैलिसाइलेट। ये अल्कोहल वाले चैप्टर में आएगा इसका स्ट्रक्चर। अभी भी कर लेना, अभी कर लेना इसको। डीडीटी मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया है। डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी होता है। और इसका यूज जो होता है हम करते हैं इंसेक्टिसाइड की तरह से। ए के साथ तो आ गया सेकंड नंबर, सॉरी सेकंड के साथ ये ए आ गया, सेकंड के साथ ए। इसका मैं अभी बता रहा हूं स्ट्रक्चर। नेफ्थलीन होती है, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं घर में मॉथ रिपेलेंट की तरह से, कॉकरोच भगाने में जो काम करते हैं, काम आती हैं। जो वाइट वाइट सी बॉल्स होती हैं, अलमीरा में रखते हैं कपड़ों के साथ, वो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। वो नेफ्थलीन बॉल मॉथ रिपेलेंट की तरह से एक्ट कर रही होती है। थर्ड का आ जाएगा हमारा सी। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जो होता है, पायरीन के नाम से ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से एक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड एज पायरीन। ये एक्ट करेगा किस तरह से? फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यहां इस चैप्टर में नहीं आया है, अल्कोहल वाले चैप्टर में ये काम आता है। सैलिसिलिक एसिड COOH, एसिटाइल O, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ये एसिटाइल ग्रुप होता है। इसको जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो एसिटाइल ग्रुप कभी बोला जाता है, तो CH3CO को कहा जाता है। और ये एसिड है बेंजोइक एसिड। इसके बनाने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज होता है एस्प्रिन बनाने में। तो इसका फर्स्ट का आएगा हमारा बी। दैट मीन्स यहां लिखना चाहिए फर्स्ट, यहां लिखना चाहिए फोर्थ। सेकंड के साथ तो आ गया हमारा ए, इंसेक्टिसाइड की तरह से इस्तेमाल होगा। और फर्स्ट के साथ आ गया हमारा बी, एंड थर्ड के साथ हमारा आना चाहिए मॉथ रिपेलेंट सी, एंड फोर्थ के साथ आना चाहिए डी। यही है कोड जो मैच कर रहा है, 1 का मैच कर रहा है। यूज से ये क्वेश्चन लिया गया है। बहुत सारे क्लोरो कंपाउंड के शुरू में आपको बताया था कि यूज होते हैं इनके, जैसे क्लोरोफॉर्म भी होता है, ब्रोमोफॉर्म भी होता है, ये सारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। और ये मैंने थ्योरी में अभी आपको बताया था कराते हुए, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। पहले ये देखते हैं कि ये रिएक्शन है क्या। ये एक नहीं है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं अगर इसे डिटेल से करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी
हाइड्रो हेलोजन इसको मैंने फ्रेगमेंटेशन कर दिया इसका पूरे शब्द का। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, और ये प्रोसेस है वो प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन एंड हेलोजन का रिमूवल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH2H, CH2Cl, ये क्या है? इथाइल क्लोराइड है। इस इथाइल क्लोराइड को हम एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करते हुए इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को एंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ देता है, ये HCl हट जाता है। यही प्रोसेस डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है। बनेगा क्या इसमें? एल्कीन बन जाएगा। एक जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी एल्कीन। ये तो मैंने आपको ये समझाया कि रिएक्शन कौन सा है। अब इस रिएक्शन में क्या टूट रहा है? कार्बन हेलोजन, हेलोजिनेशन बोला है ना, लेकिन मैंने तो क्लोरीन ले लिया यहां, लेकिन ये फ्लोरीन भी हो सकता था, ये ब्रोमीन भी हो सकता था, ये आयोडीन भी हो सकता था। यानी यहां पर मैं एक्स लिख सकता हूं। जब एक्स हटा दूंगा तो HX कर दिया माइनस, माइनस HX। अब अगर ये फ्लोरीन है तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर यहां क्लोरीन है तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अगर यहां ब्रोमीन है तो कार्बन ब्रोमीन तोड़ना पड़ेगा। अगर यहां आयोडीन है तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। आप जानते हो सबसे बड़ा बॉन्ड है, सबसे वीक बॉन्ड है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मुश्किल है तोड़ना ऐसे बॉन्ड को। सबसे मुश्किल से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देगा RF। चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आप रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो एलिमिनेशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी, किसी की भी रिएक्टिविटी RF की सबसे कम होगी, RI की सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे कम RF, उसके बाद RCl, उसके बाद RBr, और सबसे ज्यादा होगा RI। ऑर्डर ये आ रहा है, बाकी सब ऑर्डर उल्टे पुल्टे हैं। ये वीकेस्ट बॉन्ड, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? छोटा बॉन्ड है, छोटे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। आंसर हमें नंबर 2 करना होगा। ठीक हो गई ये बात? चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद कौन सा आ रहा है। किसी का कुछ डाउट है हैंड रेज कर देना, तो मैं आपको डाउट बता दूंगा। मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्या SN1? वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। ये डिटेल आपको बताई गई है और हमेशा सोचनी पड़ेगी ये, जब भी दो टाइप के SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या, RCl कोई भी लिया, RCl से Cl हटा दिया, न्यूक्लियोफाइल इस पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये R न्यूक्लियोफाइल बना। ये तो रिएक्शन कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये दो मैकेनिज्म से हो सकता है। मैकेनिज्म नंबर 1, SN1। SN1 is given by tertiary halide. Intermediate of SN1 is कार्बोकैटायन। ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। एक SN2 हो सकता है, इट इज गिवन बाय प्राइमरी हैलाइड एंड इंटरमीडिएट इज ट्रांजिशन स्टेट।
ये हर बार जब भी कोई SN1 SN2 का क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग में ये रिपीट करो। तो कौन दे सकते हैं SN1 रिएक्शन? ये क्या लिखा है यहाँ, SN1 रिएक्शन लिखा है ना, ये SN1 रिएक्शन कौन देगा? स्ट्रक्चर देखो इसका, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये तो प्राइमरी है भाई, प्राइमरी तो SN2 देते हैं। छोड़ दो इसको, ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे तो SN1 पूछा है। अब मोस्ट रिएक्टिव की बात की गई है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होते हैं? CH3, स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, CH3 CH3 एंड यहां पर आ जाएगा Cl। जब मैं इससे Cl को हटा दूंगा तो कार्बन बनेगा, टर्शरी पॉजिटिव आएगा आंसर। टर्शरी कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होते हैं और ये टर्शरी हैलाइड भी है, टर्शरी क्लोराइड भी है। टर्शरी कौन से देते हैं? SN1 रिएक्शन देते हैं। SN1 टर्शरी यानी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ही देगा। आंसर मुझे 3 करना होगा इसका। दैट मीन्स इसका आंसर मैं 3 रिपोर्ट कर दूंगा। बाकियों में कंपैरेटिवली कम होगा SN1। सबसे ज्यादा पूछा है ना मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव के लिए हमें सबसे ज्यादा किसे करना है? जो स्टेबल कार्बोकेटायन यानी टर्शरी बना रहा है उसी को। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो आप मेरे से। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो टाइप के मेन रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड के। एलिमिनेशन का क्या मतलब है? जब कभी किसी मॉलिक्यूल से हेलोजन हट जाता है, पास वाले कार्बन से H हट जाता है, वही अभी जो डिस्कस कर रहे थे, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। सेम रिएक्शन है ये, इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसे कहते हैं? जिन रिएक्शन में पाई बॉन्ड बन जाता है, यहां नहीं था पाई बॉन्ड, यहां बन गया, ये एलिमिनेशन। अब चाहे एलिमिनेशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, जब कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता है तब एलिमिनेशन भी आसान होता है, तब सब्स्टिट्यूशन भी आसान होता है। और कार्बोकेटायन टर्शरी ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये बात हमेशा याद रखो। टर्शरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है प्राइमरी से। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी। अब हम अगर इस अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो टर्शरी हैलाइड हैं वो टर्शरी कार्बोकेटायन बनाएंगे। टर्शरी हैलाइड, मान लो कोई सा भी हैलाइड है, एक फिक्स ले लिया, क्लोराइड लिया तो क्लोराइड, ये बनाएगा टर्शरी कार्बोकेटायन। दिस कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इज स्टेबल। अगर ये स्टेबल बना तो ये SN भी आसान देगा, एलिमिनेशन भी आसान देगा। एलिमिनेशन इजी, SN इजी, डेफिनेटली 1 होगा, ये भी 1 होगा क्योंकि कार्बोकेटायन तो बना ही दिया, इजी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, अगर एल्काइल हैलाइड के ऑर्डर पूछे हैं तो टर्शरी सबसे ज्यादा आसानी से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन देते हैं और सबसे मुश्किल से प्राइमरी देंगे। तो आंसर हमें रिपोर्ट करना चाहिए 1।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बड़ा डिटेल से आपको प्रोसीजर बनाने का तरीका और रिएक्शन सारे डिस्कस किए थे। ये बिल्कुल वही रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड एजेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन एक्वस मीडियम। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मतलब कार्बन, एल्काइल, मेटल मतलब मेटल, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, कैडमियम हो, इसके साथ एक्स लिया। ये वाला जब मैग्नीशियम मेटल यूज करते हैं, इस स्पेशल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। बाकी सब ऑर्गेनोमेटलिक तो हैं लेकिन ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं है। बिहेव एक ही तरह करते हैं, बिहेव ये ऐसे ही करेंगे जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट करता है। अब यहां वाटर बिल्कुल आसपास भी नहीं होना चाहिए। ड्राई ईथर यूज करते हैं इसको बनाने के लिए। जब हम ये प्रिपेयर करते हैं तो इसमें ड्राई ईथर यूज किया जाता है। कैसे बनाते हैं हम इसे? RCl से, RX से। इसमें ऐड कर देते हैं मैग्नीशियम। अब मीडियम चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। मैग्नीशियम तो सॉलिड होता है, इस मैग्नीशियम को डिसॉल्व करते हैं ईथर में। वाटर में नहीं कर सकते। तो क्या बन जाता है? RMgCl बन जाता है, RMgX बन जाता है। तो अब ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वाटर नहीं होना चाहिए, एक्वस मीडियम नहीं होना चाहिए। क्यों? ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, ये वाटर से रिएक्शन कर लेगा। द रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर। हाईली रिएक्टिव इन ईथर, गलत बात है। इनसॉल्युबल इन वाटर, गलत बात है। रिएजेंट बिकम इनएक्टिव इन वाटर, गलत बात है। ये जो RMgX बना है, याद करो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन। अगर वाटर थोड़ा बहुत भी होता है तो ये वाटर के पोलर हाइड्रोजन से, HOH, डेल पॉजिटिव। इस मैग्नीशियम एंड आर में मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल नेगेटिव। तो ये दोनों वाटर का HR नेगेटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? ये RH बना देते हैं। क्या मिलेगा हमें आंसर? यहां R तो हो गया ये वाला, और जो H है, H आ जाएगा मेरे पास ये वाटर वाला, OH, MgX। इसलिए वाटर नहीं होना चाहिए इसमें। अगर वाटर होगा तो क्या होगा? रिएक्ट कर लेगा वाटर के साथ। वो रिएक्शन भी मैंने बता दिया कि वाटर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या रिएक्शन करता है। तो हमें आंसर करना चाहिए 4। इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट किया जा रहा है फाइनल 4। ठीक हो गई बात? कुछ पूछना है तो बोल दो जल्दी से। और देखो, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, बिल्कुल टू द पॉइंट, वही जो आपके सिलेबस में आपने थ्योरी में पढ़े हैं, जो एनसीईआरटी में, वही सारे क्वेश्चन हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट रिएक्शन कंडीशन X and Y in the following set of transformation। 1 ब्रोमोप्रोपेन है, हमें एक तो X बताना है पहले क्या होगा, फिर क्या प्रोडक्ट बनाए, फिर इसको Y से रिएक्शन करें तो ब्रोमो बन जाए। डाइल्यूट एक्वस NaOH से रिएक्शन कर दिया अगर भाई हमने, तो डाइल्यूट एक्वस NaOH से रिएक्शन करने पर तो जो आंसर मिलेगा, दो तरीके के रिएक्शन करते हैं। देखो, एल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन करता है एक्वस NaOH से तो अल्कोहल बनता है। यही एल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक NaOH से रिएक्शन करता, अगर अल्कोहलिक
ये रिएजेंट ध्यान रख लो अच्छी तरह से। तो क्या बनता, एल्कीन बन जाता। यहां प्रोडक्ट मिलता एलिमिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन। एक्वस NaOH अल्कोहलिक NaOH में फर्क है। तो अगर मैं X यूज करता हूं, ये डाइल्यूट NaOH, तो Y क्या होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा अल्कोहल। फिर इस अल्कोहल से रिएक्शन करके मैं ये Br तो कैसे भी नहीं बना सकता। जब मैं HBr का रिएक्शन करूंगा तो Br तो यहाँ आएगा 1 पर, ये तो 2 पर दिया हुआ है। गलत है ये 1, ठीक नहीं है। 2 देखते हैं। X क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक NaOH मिल गया, ये बना देगा एल्कीन। तो चलो इस प्रोडक्ट को एक बार एल्कीन बना करके देखते हैं। इस प्रोडक्ट को हमने बना दिया एल्कीन। X क्या लिया गया, X लिया गया अल्कोहलिक KOH या NaOH। अल्कोहलिक NaOH से एल्कीन प्रोपीन बना। अब इस पर Y HBr का रिएक्शन कर दें। HBr को सॉल्वेंट लिया, ये एसिटिक एसिड पोलर सॉल्वेंट है, बस ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। HBr ऐड किया गया है, दिस इज सॉल्वेंट। नॉर्मल टेम्परेचर पर HCl या HBr जब हम इस पर ऐड करेंगे तो मॉर्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, बीच वाले कार्बन पर Br आएगा। HCl लिख दिया मैंने, यहाँ HBr लिया गया है, जबकि तो बीच वाले कार्बन पर Br आएगा। दैट मीन्स यही वाला सेट सही है हमारा 2। तो आंसर 2 रिपोर्ट करना चाहिए इसमें। कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH ले लेंगे, ठीक है, एल्कीन बन जाएगा अगर फोर्थ को देखें। लेकिन Br2 से रिएक्शन किया तो दोनों पे Br आएंगे फिर भाई, फिर तो यहां पर भी Br आना चाहिए, यहां पर भी Br आना चाहिए। ऐसा थोड़ी आंसर हमने किया, हमने तो आंसर जस्ट किया है 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो कुल मिलाकर के हमें इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट करना होगा 2। देख लो कोई प्रॉब्लम अगर है तो पूछ लो मेरे से, किसी का कुछ डाउट अगर बन रहा है तो पूछ सकते हो। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब SN2 रिएक्शन आ गया, या इस SN2 रिएक्शन को देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना हो। SN2 reaction is SN2 reaction at an asymmetric carbon। asymmetric carbon वही जिसकी बात हो रही थी कि 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, मतलब कायरल कार्बन। घबराना नहीं इससे। इसको एसिमेट्रिक भी कहते हैं, इसको डिससिमेट्रिक भी कहते हैं, इसको कायरल कार्बन भी कहते हैं। ऑलवेज गिव्स, बड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है ये। इनेंशोमर नहीं बनेगा। इनेंशोमर क्या मतलब, डी का मिरर इमेज एल, इनेंशोमर उसको कहते हैं जो मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज मतलब इसका एक डिफरेंट आइसोमर होता है। ए प्रोडक्ट विद ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिया था, लेवो रोटेटरी बन जाए, ये तो हम बता ही नहीं सकते किसी मॉलिक्यूल को। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, SN2 रिएक्शन करना है, पहली बात तो ये है। कहां पर होगा SN2 रिएक्शन, जब एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो, और कर रहे हैं एसिमेट्रिक कार्बन पर, मतलब कायरल कार्बन भी लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर आप लिख दो H, यहां पर लिख दो CH3। बैकवर्ड यहां कुछ और लिखना पड़ेगा वरना ये सेकेंडरी बन जाएगा। अगर मैं यहां पर H लिख देता हूं तो ये कायरल नहीं बनेगा, दोनों H सेम हो गए। ठीक है, यहां Cl लिख दो। कायरल तो नहीं बना ना, कायरल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये H ऐसा हो जो R ना हो लेकिन H से डिफरेंट हो, तो मैं ड्यूटेरियम यूज कर सकता हूं यहां।
हाइड्रोजन जैसा ही है लेकिन डिफरेंट है, एसिमेट्रिक हो गया। तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप लिया इस तरीके का, यहां क्लोरीन, ताकि ये स्ट्रेट में दिखा दूं इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। यहां हाइड्रोजन लिख दो, यहां बैकवर्ड आप ड्यूटेरियम लिख दो, यहां फॉरवर्ड आप CH3 लिख दो। एसिमेट्रिक है, ये कायरल है, डिसिमेट्रिक है, ये लिया मॉलिक्यूल। अब क्या किया, इसे SN2 किया। SN2 मैकेनिज्म रेस्ट्रिक्टेडली फॉलो करना पड़ेगा। SN2 मैकेनिज्म क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां पर आया न्यूक्लियोफाइल, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये हट जाएगा यहां से। जब ये हटा और न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ गया, तो कार्बन के साथ जो ग्रुप्स लगे हुए थे, ये ग्रुप्स लगे हुए थे, यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर आ जाएगा ये बैकवर्ड ड्यूटेरियम। साइड चेंज होगी। देखो मैं ऐसे नहीं लिख सकता। कैसे नहीं लिख सकता, कि मैं हाइड्रोजन यहीं लिखा रहने दूं, ड्यूटेरियम यहीं लिखा रहने दूं, CH3 यहीं लिखा रहने दूं, और न्यूक्लियोफाइल इधर कनेक्ट कर दूं। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात हो रही है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। जब मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाऊंगा, वो ट्रांजिशन स्टेट बना करके ही मैं बता रहा हूं। चलो, एक ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन ऐसी स्टेट में इन बिटवीन आ जाएगा, ये ड्यूटेरियम है, ये फॉरवर्ड CH3 है। क्लोरीन यहां से हटता चला जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहां आता चला जा रहा है। ये है ट्रांजिशन स्टेट जो आपको बनानी सीखनी होगी। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखते हैं हम इसको, ताकि ये रिपल्शन मिनिमम करे, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। अब जब ये रिएक्शन अपने कंप्लीशन पर पहुंचेगा, बॉन्ड पूरा बन जाएगा, तब ये कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, ड्यूटेरियम आ जाएगा इधर, और CH3 आ जाएगा इधर। यहां पर आ जाएगा ये बाहर से आने वाला एक न्यूक्लियोफाइल, दोबारा से टेट्राहेड्रल बन जाएगा ये। लेकिन इसके ये जो 3 वैलेंसी के डायरेक्शन थे, ये अलग हो गए। कैसे अलग हो गए डायरेक्शन, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ये इस तरीके का है, जैसे ये अम्ब्रेला होती है ना, जैसे ये अम्ब्रेला का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, मैंने उसे घुमा करके रख दिया ऐसे। यहां से न्यूक्लियोफाइल आया, तो ये अम्ब्रेला का ये वाला पार्ट फ्लिप कर गया, ऐसे हो गया। न्यूक्लियोफाइल यहां आया तो ये दोनों अपोजिट हो गए। इन्वर्जन कहते हैं, इसीलिए इसको मैंने एक लाइन लिखाई थी डिफरेंसेस में। मैंने ये बोला था कि जस्ट अभी फिलहाल इसे लिख लो, डिटेल आएगी इसके बाद में। तो ये है इन्वर्जन। ये 3 जो वैलेंसीज के डायरेक्शन हैं, ज्योमेट्रीज अगर हम इसकी चेक कर रहे हैं, तो एक तरफ है, ये दूसरी तरफ हो गई। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। जब इन्वर्जन हुआ तो सिर्फ एक आइसोमर ये मिला, एक स्ट्रक्चर मिला। आइसोमर भी ना बोलो, स्ट्रक्चर बोलो। ये न्यूक्लियोफाइल जो भी है, इस न्यूक्लियोफाइल ये इसका आइसोमर नहीं है, लेकिन इन्वर्टेड है इससे। ये जो अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर मैंने बनाया उसका फ्लिप कर गया। देखो ऐसे, जैसे जब अम्ब्रेला है, मान लो कोई तेज हवा चलती है तो क्या होता है, ये फ्लिप कर जाती है, दूसरी तरफ को फ्लिप कर जाती है, ये ऐसे। तो यही काम यहाँ टेट्राहेड्रल की 3 वैलेंसीज के साथ हुआ। इस पूरे मैकेनिज्म को करने के बाद ये कायरल कार्बन की 3 वैलेंसीज फ्लिप कर गई, और ये सिर्फ SN2 में हो सकता है। तो SN2 रिएक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड विद, SN2 रिएक्शन किसके साथ एसोसिएटेड है, SN2 रिएक्शन इन्वर्जन के साथ जुड़ा हुआ है।
इन्वर्जन एंड SN2 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जब SN2 होगा, अगर कायरल कार्बन पर हो रहा है तो जरूर इन्वर्जन होगा और आइसोमर बनेगा सिर्फ एक। तो हमें आंसर करना है यहां ये 4। ऑप्टिकल रोटेशन हम बता ही नहीं सकते देख के मॉलिक्यूल का कि अपोजिट होगा, और ये आइसोमर भी तो नहीं है, बताते तो तब। ये अलग चीज है, डायस्ट्रियोमर बाद में आएंगे कभी तो मैं बता दूंगा आपको। इनइसोमर जो तो मिरर इमेज होता है, ये मिरर इमेज है ही नहीं। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियो क्लोरीन एंड न्यूक्लियोफाइल कैसे मिरर इमेज हो सकते हैं? इनइसोमर का मतलब होता है मिरर इमेज, मिरर इमेज ये नहीं होते। तो थोड़ी सी ये थ्योरीज हैं इसके साथ जो एसोसिएटेड है, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिए गए हैं। अब इशू ये है कि ये चीजें दी हुई हैं एनसीईआरटी में, डिटेल नहीं है, लेकिन वहां SN2 इज फॉलोड बाय इन्वर्जन ये दिया हुआ है। इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, लेकिन ये बीच की डिटेल गायब है कहीं, सारी की सारी बीच है। तो इसलिए बहुत सारी थ्योरी करनी पड़ती है, तब जाकर के ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं समझ। तो हमें इसका आंसर करना पड़ेगा 4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन डिक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट? ये तो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। क्लोराइड का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का आ जाएगा। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट आते हैं क्लोराइड के, फिर फ्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ज्यादा है। ये रहेगा हमारा ऑर्डर। तो वेल, ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है अभी, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका इसको डिटेल से, तो इसको मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूं, टाइम इस पर नहीं लगा रहा। Ward's reaction involves a reduction of alkyl halide with। Ward's reaction क्या होता है? ये एक एल्काइल हैलाइड था, RX, सोडियम से करते थे ना रिएक्शन, जिंक से थोड़ी ही करते थे। दूसरा भी RX होता था, ये हट जाते थे, R सिंगल बॉन्ड R बन जाता था, प्लस NaX बन जाता था। ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता था, सोडियम इन ईथर। 4 है हमारा आंसर इसका। रिएक्शन पता होंगे, जिसने कर रखे होंगे वही इसको कर पाएगा। आसान सा आंसर था इसका, कोई मुश्किल आंसर नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। एलाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रो क्लोरीनेशन। पहले तो ये पता हो कि एलाइल क्लोराइड क्या है। एलाइल ग्रुप होता है ये CH डबल बॉन्ड CH2। यहां लिख देता हूं मैं क्लोरीन। डिहाइड्रो क्लोरीनेशन का मतलब HCl हटा देना पास वाले कार्बन से, Cl एंड H माइनस HCl। Cl तो यहीं से हटेगा जहां पर है, यहां से तो हटा नहीं सकते, यहां पर है ही नहीं क्योंकि, और इसके पास वाले कार्बन से H हटेगा। दैट मीन्स अगर मैं इस H को बाहर निकाल करके लिख देता हूं कार्बन के साथ ये H, अब कोई भी रिएजेंट ऐड करना, उन्होंने तो दे दिया कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर दो, चाहे हम अल्कोहलिक KOH से करें, चाहे कोई और रिएजेंट ऐड करके करें। तो हमें तो HCl हटाने से मतलब है। जब ये Cl एंड H हट जाएगा तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब क्या चीज है ये? 1 2 3 प्रोप डाई इन, प्रोपा डाई इन है ये, प्रोपाइलीन नहीं है, प्रोपाइलीन अलग होता है। एसीटोन तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। एलाइल अल्कोहल का तो मतलब ये होता है, एलाइल अल्कोहल इज दिस। HCl हटाने को बोला गया है, प्रोपाडाइन बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स आंसर A करना पड़ेगा।
1 है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। समझ आ गई है बात? केयरफुली करोगे तो सारे ठीक हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन टू प्रोड्यूस डीडीटी? डीडीटी बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन को किससे रिएक्शन करना चाहिए? क्लास में कराई हुई प्रॉब्लम है। क्या होता है डीडीटी? डीडीटी होता है एक इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें हम ट्राइक्लोरोएल्डिहाइड को, ट्राइक्लोरोएल्डिहाइड क्या चीज है? क्लोरल, इसका कमर्शियल नेम है, या इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हो? ट्राइक्लोरो इथेनॉल। जब हम इसको किससे कंबाइन करते हैं? नाम बताया था मेरे ख्याल से, मैंने इसका रिएक्शन नहीं बताया था आपको, नाम बताया होगा इसका डीडीटी का। यहां पर H है, ये यहां पर पैरा पोजिशन पर H है। ये वाटर माइनस होता है जब हम इसको H2SO4 के साथ हीट करते हैं। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कंपाउंड बन जाता है? ये जो कंपाउंड बनता है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज डीडीटी। CH, और यहां पर ये दो क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन हटाकर जो बचे हुए ग्रुप्स हैं वो लग जाएंगे। क्लोरीन, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो का डी, ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरो का डी, एंड ये ट्राइक्लोरो का टी। डाइफिनाइल है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइफिनाइल का डी भी यूज किया गया। डीडीटी का मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यह है नाम इसका। जो आईयूपीएससी नेम लिखेंगे हम इस पैटर्न पर लिखेंगे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, बिस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये आईयूपीएससी नेम होता है। तो जब हम ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को, या ट्राइक्लोरो इथेनॉल इज ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड ऑल्सो, या क्लोरल को रिएक्शन करते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, तब डीडीटी बनता है। आंसर 4 लिखना होगा इसका। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? दो तरह के रिएक्शन है बेंजीन पर अगर साइड ग्रुप लगा हुआ है। एक तो ये बेंजीन रिंग है, एक ये साइड ग्रुप लगा हुआ है, CH3 या कोई और भी R ग्रुप, इथाइल मिथाइल वॉट एवर इट इज। ये जो साइड ग्रुप है ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन देता है फ्री रेडिकल, और क्लोरीन यहां इंट्रोड्यूस होता है। ये वाला जो ग्रुप है बेंजीन रिंग में जब कोई ग्रुप आता है तो वो SE रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल होता है, जैसे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं है। तो जो पहले वाला रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि यहां साइड चेन में क्लोरीन इंट्रोड्यूस किया गया है। ये तो आयनिक रिएक्शन है, Cl नेगेटिव सिल्वर पॉजिटिव, AgCl बन जाता है यहां प्रेसिपिटेट। HCN तो आयोनिक होता है, H पॉजिटिव Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव यहां रिएक्शन करता है। ये बेंजीन रिंग में रिएक्शन किया है तो SE रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। 1 होना चाहिए हमारा आंसर यहां इसका।
तो चलो इतने क्वेश्चंस करते हैं हम अभी आज के लिए। तो जो अगली क्लास होगी इसमें आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा।